हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स बिटवीन कंट्रीज। मतलब किसी भी देश का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो ट्रेड बैलेंस कहलाता है। यदि कोई देश जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा कर रहा है तो उसका ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होगा। यदि वो इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है उसका एक्सपोर्ट से तो ट्रेड बैलेंस निगेटिव होगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल भी देख लीजिए कि इंडिया जो है चाइना को 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है एक्सपोर्ट्स करता है, जबकि इंपोर्ट कर रहा है 72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसमें क्या हुआ? ट्रेड बैलेंस निगेटिव है, 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। या 2 टाइप्स के होते हैं, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? करेंट अकाउंट में क्या क्या शामिल होते हैं? विजिबल आइटम्स, मतलब मान लीजिए जैसे गुड्स, ऑल गुड्स जो होते हैं विजिबल आइटम्स होते हैं। साथ ही इनविजिबल आइटम्स भी, जैसे कि सर्विसेज एंड गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जो भी होते हैं, जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होते हैं। जबकि कैपिटल अकाउंट डील करता है विथ फॉरेन असेट्स एंड लायबिलिटीज, प्राइमरली लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टाइप देखते हैं। एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। तो एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है? व्हेन ए फॉरेन कंपनी बाइज मोर देन 10% स्टेक इन ए लोकल कंपनी और सेटअप अप ए ब्रांच, देन ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? एफडीआई। मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे देश की कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। या वो अपना एक यहाँ सेटअप कर ले, ब्रांच सेटअप कर ले अपने इंडिया में, तो वो भी एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। जबकि एफपीआई क्या होता है? एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। व्हेन ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट लेस देन 10% इन ए लोकल कंपनी। जब लोकल कंपनी में, जैसे हमारे देश के किसी कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी 10% से कम शेयर खरीदता है तो क्या हो जाएगा? वो वैसा इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और एफटीआई और एफपीआई को फैसिलिटेट करने का काम एफआईआई का है। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। जबकि इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। जबकि फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। अभी करेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, जबकि इसके रीजनल ऑफिसेस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता में है। आरबीआई जो है अपने देश में लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज करती है। उसके बारे में देखते हैं। पहला है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फ्रॉम बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। यह क्या मतलब है? जैसे आरबीआई बैंक्स को लोन देती है, यदि वह लोन जो है लॉन्ग टर्म्स लोन हो, लॉन्ग टर्म्स लोन्स मतलब मोर देन 14 डेज, तो उस पर जो रेट लेती है वो रेट बैंक रेट कहलाती है। अगला है रेपो रेट। अब ये क्या है? इंटरेस्ट चार्ज बाई आरबीआई फ्रॉम बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। मतलब जब आरबीआई जब बैंक को लोन देती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 2 से 14 दिनों तक के लिए, तो उस पर जो लिया गया इंटरेस्ट रेट है वही रेपो रेट कहलाता है। और अगला है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है? इंटरेस्ट चार्ज बाई आरबीआई फ्रॉम बैंक्स फॉर ओवरनाइट। मतलब किसी भी बैंक को इमरजेंसी में कुछ बोरो करना हो आरबीआई से तो उस पर जो रेट चार्ज करती है आरबीआई उसे कहते हैं एमएसएफ। करंटली एमएसएफ कितना है? 5.5%। और रेपो रेट है 5.25%। जबकि बैंक रेट भी 5.5% है। यहाँ आप देखिएगा कि एमएसएफ जो होता है हमेशा रेपो रेट से बड़ा होता है। अगला है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो आरबीआई पेज टू बैंक्स फॉर कीपिंग दियर एक्सेस फंड्स विथ आरबीआई। मतलब जो बैंक्स हैं वो अपना एक्सेस फंड आरबीआई के पास रखते हैं, तो उस पर जो आरबीआई जो इंटरेस्ट इन लोगों को देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अभी करेंटली रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। अगला है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब CRR। ये क्या होता है? ए पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स
मस्ट कीप विथ RBI इन कैश। मतलब क्या होता है कि बैंक्स को जो होता है अपने कुल जमा का कुछ प्रतिशत RBI के पास रखना होता है। अभी जो करेंट रेट कितना 3%, मतलब बैंक को अपने कुल जमा का 3% RBI के पास रखना होता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जो जमा होता है इस पर RBI कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। अगला है SLR। SLR क्या है? अ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट कीप इट देमसेल्फ इन गोल्ड, कैश और सिक्योरिटीज। करेंट रेट कितना है 18%। देखिए CRR में क्या होता है कि कुछ परसेंटेज RBI के पास रखना होता है, जबकि SLR में कुछ परसेंटेज खुद अपने आप के पास रखना होता है, जो कि SLR कितना है 18%। मतलब बैंक को जो है अपने कुल जमा का 18% अपने पास रखना होता है, या तो गोल्ड में रखो, कैश में, या सिक्योरिटी के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है? A sustained increase in price levels and a decrease in the purchasing power of money। मतलब या तो प्राइस लेवल का इंक्रीज हो जाना या मनी का जो परचेजिंग पावर है उसका घट जाना, यही इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हाई डिमांड या हाई लिक्विडिटी की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे किसी चीज़ का हाई डिमांड है तो उसकी आपूर्ति, तो उसका क्या हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा है तो उसका आपूर्ति घट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। या हाई लिक्विडिटी हो जाएगा, जैसे लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो। जैसे मान लीजिए हमारे मार्केट में हाई लिक्विडिटी आ गया, कैश ज़्यादा आ गया, लोगों के पास ज़्यादा कैश आ गए, तो सामान को खरीदने के लिए पैसे देने से नहीं कतराएंगे। तो इस अवस्था में क्या होगा कि किसी भी वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन यहाँ भी बढ़ जाएगा। अगला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यह क्या होता है? कॉज्ड बाई राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स या वेजेज। मतलब जब रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यह जो है कॉन्स्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट बढ़ गया है तो ऐसा इन्फ्लेशन ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ एक कर्व है जिसे हम लोग जानते हैं फिलिप कर्व। तो फिलिप्स कर्व क्या बताता है? यह जो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच का जो इन्वर्स रिलेशनशिप है उसको दर्शाता है। देखिए आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लो होता है। जबकि जब इन्फ्लेशन लो होता है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है हाई है। व्हाट इट सेज, मतलब ये जो है फिलिप्स कर्व क्या बताता है? कहता है कि व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो इन्फ्लेशन टेंड्स टू बी हाई, जबकि व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन्फ्लेशन टेंड्स टू बी लो। जो अभी हम लोगों ने देखा ग्राफ में। इन सिंपल टर्म्स में कहा जाए, व्हेन मोर पीपल हैव जॉब्स, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज है। यदि ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स होगा तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, बिजनेसेस अपना प्राइस रेज करेंगे, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज करेगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो लोगों के पास जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा खर्च करने के लिए, तो स्पेंडिंग गिर जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इससे इन्फ्लेशन स्लो हो जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे करेगी, तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है उसका यूज करके। तभी हम लोग देखते हैं, जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, उसका इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है। देखिए जब भी हमारे देश का या किसी भी देश का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए ये जो रेट हैं, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट या CRR एंड SLR, इन सबको इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे अब देखिए, जैसे रेपो रेट को यदि इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेपो रेट के इंक्रीज करने पर लोन जो है कॉस्टलियर हो जाएगा। लोन कॉस्टलियर हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगी, बैंक लोन ज़्यादा रेट पे देगी, तो जिससे लोग लोन लेने से मतलब बचेंगे, लोन कम लेंगे, जिससे क्या होगा, लिक्विडिटी घट जाएगा मार्केट में और इन्फ्लेशन भी घट जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो बैंक्स जो हैं RBI के पास ज़्यादा मनी पार्क कर देंगे, इससे भी क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगी और इन्फ्लेशन भी घट जाएगी। फिर बैंक रेट, मान लीजिए बैंक रेट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, बोरोइंग ही कॉस्टलियर हो जाएगा, तो मार्केट में पैसा ही नहीं जाएगा, लिक्विडिटी घट जाएगी, तो इन्फ्लेशन यहाँ भी घट जाएगी।
CRR ही बढ़ा दिया जाए तो बैंक के पास मनी कम हो जाएगी उधार देने के लिए, तो इस अवस्था में भी इन्फ्लेशन घट जाएगी। SLR को बढ़ा दिया जाए, इस अवस्था में भी बैंक के पास क्या होगी, मनी घट जाएगी उधार देने के लिए, तो लिक्विडिटी घट जाएगी मार्केट में। यदि लिक्विडिटी घट गई तो इन्फ्लेशन भी घट जाएगा। टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो जो रेट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स रेट एंड मनी सप्लाई, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे आप लोगों ने देखा, जैसे ही रेट्स को हम लोग बढ़ा रहे थे, मनी सप्लाई घट जा रहा था, और यदि मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो रेट को कम करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए हाई इन्फ्लेशन होगा जिस समय, उसमें क्या करेगी, सेंट्रल बैंक जो है इस रेट को इंक्रीज कर देगी। रेट को जैसे इंक्रीज करेगी, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। और डिफ्लेशन या स्लो डाउन के केस में क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो है रेट्स को डिक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है, रेट को जैसे डिक्रीज करेगी मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे मार्केट अपना फ्लो में आ जाएगी। देखिए इन्फ्लेशन जो है दो बेस पे कैलकुलेट की जाती है, एक WPI एक CPI। तो WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI जो है किसको ट्रैक करता है, एवरेज प्राइस चेंजेज ऑफ गुड्स एट द होलसेल या प्रोड्यूसर लेवल। मतलब WPI जो है होलसेल या प्रोड्यूसर लेवल पे जो प्राइस चेंज होता है उसको ट्रैक करती है, जबकि CPI जो है रिटेल लेवल पे जो कॉस्ट होता है उसको ट्रैक करती है। रिटेल लेवल का है तो डेली यूज करने वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो प्राइस चेंज होता है उसको मेजर करता है CPI। इंडिया में जो यूज होता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए वो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन है, जो कि बेस ईयर का यूज करके इसका कैलकुलेट किया जाता है। तो इंडिया बेस ईयर यूज कर रहा है अभी 2011-12। अब हम लोग कुछ स्पेशल इकोनॉमिक टर्म्स देखते हैं। पहला है रिसेशन, जिसको हिंदी में मंदी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, कॉमनली डिफाइंड एज 2 consecutive क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव GDP ग्रोथ। मतलब यदि किसी 2 लगातार क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ नेगेटिव हो जाए तो इस कंडीशन को रिसेशन कहते हैं, मंदी। इन द केस ऑफ रिसेशन लिक्विडिटी जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस द इकोनॉमी। रिसेशन के केस में क्या होता है कि लिक्विडिटी जो है मार्केट में घट जाती है। अगला है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो है बहुत डेंजरस कंडीशन है। इसमें क्या होता है, एक साथ ही हाई इन्फ्लेशन भी हो जाती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, साथ ही स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। यह किसी भी देश के लिए बहुत डेंजरस कंडीशन है, डेंजरस सिचुएशन है। अगला है रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन और कुछ नहीं बट एक रिसेशन से कॉम्बैट करने का गवर्नमेंट का एक वे है। इसमें क्या करती है कि गवर्नमेंट डिलिबरेटली मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज कर देती है ताकि रिसेशन को कम किया जा सके। अगला है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या है, कीपिंग द प्राइस द सेम बट रिड्यूसिंग द साइज या क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे प्राइस को सेम ही रखा लेकिन या तो क्वांटिटी को कम कर दिया या किसी के साइज को कम कर दिया। जैसे आप लोग चिप्स के पैकेट को देख रहे होंगे, दाम तो वही रहता है, 10 रुपीज़ दाम है, मगर उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया, साइज को कम कर दिया। या बिस्किट के पैकेट को देख लीजिए, पहले 10 रुपये के बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट्स आते थे, अभी या तो 6 आते हैं या 7 आते हैं। तो क्या है, यह श्रिंकफ्लेशन है। अगला है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, NWR। ये क्या है, एन इंडिकेटर ऑफ द बाइलेटरल एक्सचेंज रेट ऑफ ए करेंसी अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज। इसमें क्या होता है कि एक करेंसी का दूसरे करेंसी से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अभी एक का अमेरिकी डॉलर कितने इंडियन रुपीज़ के बराबर है, लगभग 19 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। अब हम लोग देखते हैं करेंसी के बारे में एंड मिंट्स के। हमारे देश में मिंट्स कहाँ है और प्रिंटिंग प्रेसेस कहाँ कहाँ है। हमारा जो नोट इश्यूएंस होता है उसमें 1 रुपये के नोट पे जो साइन होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, जबकि ऑल अदर नोट्स पे RBI गवर्नर का। एक देखिए कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एक क्या होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो RBI को नोट प्रिंट करने के लिए अपने पास कुछ पैसे रिजर्व जो है मेंटेन करके रखने होते हैं, जो कितने हैं 200 करोड़ रुपए, जिसमें से 115 करोड़ रुपए गोल्ड के रूप में, जबकि 85 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी के रूप में रखने होते हैं। हमारे देश में नोट कहाँ कहाँ प्रिंट होते हैं, एक MP के देवास में, दूसरा महाराष्ट्र के नासिक में, तीसरा वेस्ट बंगाल के सालबोनी में,
और चौथा कर्नाटक की मैसूरू में। जबकि मिंट्स कहाँ है? टकसाल, जहाँ सिक्के बनते हैं। एक है मुंबई में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा कोलकाता में और चौथा नोएडा में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे इकोनॉमिक्स की रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।